हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम सीख रहे स्टैटिस्टिक आंकड़ा शास्त्र। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। आज के वीडियो हम स्टेट सब्जेक्ट के जो शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं आज उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, जहां पर हम दो पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। एक हमारा 2023 जहाँ पर क्वेश्चन 5 के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, हमारे 10 जितने शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ इंग्लिश गुजराती दोनों में मैंने लिखा हुआ है। ये 10 के 10 सॉल्यूशन करेंगे। साथ साथ में इसके प्रीवियस ईयर 2022 के पेपर में क्वेश्चन 5 के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, 14 जितने पूछे गए थे, इन दोनों पेपर के जो शॉर्ट क्वेश्चन है आज उसका हम सॉल्यूशन करने वाले, इसलिए वीडियो लॉन्ग रहेगा, इसको एंटर देखिएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इसके बाद अब बुक के भी जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपको डबल यहाँ पर प्रैक्टिस हो पाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने पहले से स्टेट सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला आप लोग को पता रहेगा, जिससे ये सम्स आपको इजीली समझ में आएंगे। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2023 के शॉर्ट सम का सॉल्यूशन करते हैं, जहाँ पर फर्स्ट सम हमें MR करके 20x फंक्शन दिया गया, विधेय दिया गया। इसको हमको कन्वर्ट करना है टोटल रेवेन्यू, कुल आवक में कन्वर्ट करना। तो सिंपल सा हमको चैप्टर का बेसिक पता होना चाहिए। कहीं पे मैं स्पीड में समझा तो जरूर एक से दो बार जरूर दिखेगा। MR करके हमें दिया गया 20x। MR मतलब होता है मार्जिनल रेवेन्यू, हमारा कुल सीमांत आमदनी। तो इसको कन्वर्ट करना है टोटल रेवेन्यू में, कन्वर्ट करना है कुल आवक विधेय में, हमको कन्वर्ट करना है। तो बड़ा सिंपल सा इस चैप्टर में हम जो करते हैं वही करना है जो हमारा इंटीग्रेशन का चैप्टर है। जस्ट हमारा इसे इंटीग्रेशन संकलन करना है। तो एक बार जस्ट हम राइट डाउन कर देंगे और संकलन करना बहुत ईजी है। जो भी x की पावर होती है उसमें एक आपको प्लस करना रहता है। तो यहाँ पर दिया गया x की 1 पावर, तो 20x 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जो पावर आती है वही की वही क्या लिख देते हैं, हम डिवाइड में लिख देते हैं। इसके बाद अगर कुछ कट रहा है तो हम काट देते हैं। तो 20 में 2 का कंप्लीट डिवाइड जा रहा है, तो हमारा आ जाएगा 10x²। अब यहाँ पर हमारा सम्स कंप्लीट हो चुका है। जस्ट एक कांस्टेंट वैल्यू के लिए हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर c या k। तो यहाँ मैं k से इंडिकेट कर रहा हूँ। ये फंक्शन जो हमारा आया इंटीग्रेशन करने के बाद, संकलन के बाद, ये हमारा इंडिकेट करता है टोटल रेवेन्यू, कुल आवकनो विधेय। यहाँ पर ये हो गया हमारा कंप्लीट। आई होप क्लियर आपको हुआ होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट। थोड़ा स्पीड में समझा रहा हूँ क्योंकि हमको दोनों पेपर सॉल्व करने हैं। आप बुक के सम से भी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर हमें पोजीशन का पूछा गया, जहाँ पर P0 की हमें वैल्यू दे के रखी है 0.05, और उसके बाद हमको फाइंड आउट करना मीन, मध्यक हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत नॉर्मल सा है, आपको बस चैप्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो P0 करके हमको आंसर दिया है 0.05, और हमें फाइंड आउट करना है इस चैप्टर का जो मीन होता है, मध्यक, जो आप सब जानते होंगे, जिसको हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल m से, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, हमको इस पोजीशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो फॉर्मूला है Px = e⁻m m⁻x, और अपन में क्या होता है x फैक्टोरियल। अब इसमें हो क्या सकता है, तो सिंपल सी बात है, हमको किसकी वैल्यू दी है, x = 0 की वैल्यू दी है। तो ओनली इस फंक्शन में जहाँ पर x है वहाँ पर 0 रख दीजिए। तो यहाँ पर Px, तो यहाँ पर हम लोग 0 राइट डाउन कर देंगे। e⁻m m ऐसा कैसा, क्योंकि m तो हमें फाइंड आउट करना है, इनटू में m, x की पावर कितनी है हमारी 0 है, अपन में x वही 0 फैक्टोरियल। अब इसको नॉर्मल सा सॉल्व करना है। तो 0 की वैल्यू आपको पता होनी ही चाहिए कि क्या होता है। 0 का भले पावर कीजिए तो भी आपको 1 आएगा, और 0 का फैक्टोरियल कीजिए तो भी हमारे पास 1 ही आंसर आएगा। और इसके इक्वल की साइड क्या है P0, और P0 को तो हमको डायरेक्ट फाइनल आंसर दे के रखा हुआ ये, वो राइट डाउन कर देंगे 0.05। अब देखिए 1 से 1 कट हो गया, या 1 की वैल्यू वही आती है। तो 0.05 इक्वल करके ओनली हमारा क्या बचेगा, e⁻m बचेगा। अब यहाँ से आप समझिएगा, ये सम्स रिपीट हुआ 2022 में, बहुत सारे सम्स है जो रिपीट देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर क्या m की वैल्यू होगी, तो देखिए e⁻m का टोटल वैल्यू कितना है 0.05, जो हम लोग पता है टेबल में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर सम्स में हमको दे के रखा हुआ है। e⁻m की 2 वैल्यू दी है। अब इन दोनों से हमको कैसे पता चलेगा कि m की वैल्यू क्या है, तो देखिए यहाँ e का फाइनल वैल्यू क्या दिया है 0.05, तो e इक्वल करके हमारी वैल्यू 0.05 ये आ रही है ना। तो यहाँ पर जो m है, इस e⁻ जो वैल्यू दिया ये हमारा क्या बन जाएगा, m बन जाएगा। ये वैल्यू ध्यान रखिएगा, ये हमारे फाइनल आंसर में चेक करना है 0.05, ना कि रेस 2 में चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या बन जाएगी, आप समझ गए होंगे, m इक्वल क्या हो जाएगा 3। जहाँ पर m की वैल्यू 3 है, तब जाके उसकी e की वैल्यू कितना है 0.05 है। आई होप आप मीनिंग समझ पाए होंगे, ठीक है। दोनों से आपको कंपेयर करना आना चाहिए। आते हैं थर्ड सम्स की ओर। थर्ड सम्स जो हमें दिया गया, एक थियरिकल टॉपिक दिया है, फिर मैं बताना चाहूँगा बुक में कहाँ पर है। 2 प्रॉपर्टीज ऑफ पोइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पोइजन वितरण कोई पर बे गुणधर्म, प्रॉपर्टी जो थियरी हम पढ़ते ही है, जो हम लॉन्ग सम्स के टाइम भी थियरी जो पढ़ते हैं वही की वही,
या शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जाती है, जो मैं आपको पढ़ने के लिए बोलता ही हूँ। तो यहाँ पर दिखाना चाहूँगा चैप्टर के ये हमारे जो गुणधर्म है प्रॉपर्टीज, इसमें से आपको कोई 2 लिखने का बोला गया जो 2 मार्क का, जहाँ आप फॉर्मूले भी लिख दो तो भी हमारा काम हो जाता है। जो मीन मध्यक होता है, जो विचरण होता है, ऑलरेडी हो जाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा, इंग्लिश वाले समझ गए होंगे। उसके बाद 4th नंबर का सम्स देखते हैं। यहाँ पर अगेन हाइपोजियोमेट्रिक अति गुणोत्तर का सम्स है, जहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, वेरिएंस विचरण फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। जस्ट फॉर्मूले का खेल, अगर फॉर्मूला याद हो आपका सम्स इजीली कवर हो जाता है। तो देखिएगा हाइपोजियोमेट्रिक यहाँ पर बस इसलिए बोला गया कि आपको चैप्टर का बेसिक क्लियर होना चाहिए। सम्स नंबर है हमारा 4, जहाँ पर हमें हाइपर जियोमेट्रिक, ठीक है, हाइपर जियोमेट्रिक हमारा अति गुणोत्तर वितरण के अंदर हमको फाइंड आउट क्या करना है, विचरण हमको निकालने के लिए बोला गया है, वेरिएंस बोला गया। तो इसका हमको फॉर्मूला आना चाहिए। अगेन यहाँ पे लिखना चाहूँगा, फॉर्मूला थोड़ा लॉन्ग जरूर है बट आपको याद रहेगा तो इसका कैलकुलेशन बहुत नॉर्मल है। हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा है, एम एन और आर तीनों इनटू में है। उसका हमारा ब्रैकेट के अंदर समझिएगा, ब्रैकेट में है हमारा m प्लस एन माइनस आर, ये ऊपर का हमारा कवर हो गया। उसके बाद अपॉन के अंदर देखिएगा अगेन m प्लस एन, यहाँ पर होल स्क्वायर है दोनों के, और दूसरे कोष्टक में है हमारा m प्लस एन या -1 है, ठीक है। इससे आप कंपेयर करके समझ पाएंगे। अब वैल्यू रखनी है, तो वैल्यू बहुत सिंपल है, सबकी सब वैल्यू हमें दे के रखी ही है। m बराबर 1 दिया है, n बराबर 49 और r बराबर दिया 20। तो इजीली हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। एक बार यहाँ लिख के बताना चाहूँगा, m बराबर दिया 1, n बराबर दिया 49 और r बराबर दिया हमारा 20। तो वैल्यू हम रख देते हैं m, n और r, तो 1 × 49 × 20 हो गया। एंड देखिए वीडियो भले लॉन्ग है लेकिन आपको ये सम्स सीखने को मिलेंगे, जिसमें क्या रहता है, प्रीवियस ईयर के से हमको रिपीटेशन देखने को मिलता है। m प्लस एन माइनस आर है, यही 3 वैल्यू है, बराबर 1 प्लस 49 माइनस 20, समझिए वही की वैल्यू है। अब अपन में क्या समझिएगा, अब स्क्वायर के साथ m प्लस एन उसका स्क्वायर है, m और n 1 प्लस 49 और फिर उसका क्या यहाँ पर स्क्वायर है। और दूसरे कॉन्स में देखिएगा m प्लस एन जरूर है, 1 प्लस 49, बट यहाँ माइनस फिक्स 1 है, ये 1 फिक्स है, याद रखिएगा। सॉल्यूशन करना आप जानते हैं तो थोड़ा बहुत मैं शॉर्टकट कर सकता हूँ। यहाँ पर तीनों का चलिए इंटू कर देते हैं, 980 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस करके 20 माइनस कर लीजिए, इंटू में 30 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच क्या होता है, इंटू का रिलेशन होता है। यहाँ 1 प्लस 49 मतलब 50 का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है, जिसमें हो जाएगा 2500, ये प्लस और ये माइनस, तो हमारा यहाँ पर 49 आएगा, ठीक। इससे आप कंप्लीट करके दिखा सकते हो। तो ऊपर का इंटू करके आएगा 29,400 और अपॉन में आएगा 1,22,500 और आखिर में हम लोग क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर 0.24 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, विचरण वेरिएंस डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने यही फॉर्मूला लगाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिक है, थोड़ा फॉर्मूला आपको लॉन्ग है, बस याद रखने की बात है, पर एग्जाम में आता ही है। उसके बाद अगला सम्स देखिएगा नंबर 5, ये हमारा जो आलेख वाला चैप्टर है उसमें से, जिसमें मैंने बोला है सभी की सभी आलेख की आपको कंट्रोल लिमिट जो होती है लाइन, ठीक है, नियंत्रण सीमा, वो याद रख लेनी, उसमें से सम्स निकलता ही है। तो यहाँ पर पूछा गया, देखिएगा एनपी चार्ट एनपी आलेख का पूछा गया, क्या ओनली मध्य रेखा ही मांगी गई है, सेंट्रल लाइन ही बोला गया है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू दी है, समझिएगा 10 सैंपल है जो हमने लिए 200 में से, 10 सैंपल और 200 में से हमने लिए, मतलब अगर हम लोग अगर उसको सिंबल में इंडिकेट करें तो n बराबर समझिएगा 20 और m बराबर होगा हमारा 10, क्योंकि 200 में से हमने 10 सैंपल लिए हैं। जिसमें आगे क्या दिया खास समझिएगा, जो हमको डिफेक्टिव का दिया गया ना फ्रीक्वेंस, और वो भी कैसा दिया, एवरेज दिया है। क्या दिया, एवरेज दिया है, सरेराश दिया है, खामी प्रमाण को हम p से इंडिकेट करते हैं, आप जानते ही है, ठीक है। पर ये एवरेज सरेराश दिया गया है तो उसको हम इंडिकेट करेंगे p बार से इंडिकेट करेंगे, तो ध्यान रखना। अब इसका आंसर दिया 0.02 और हमको एनपी आलेख का ओनली क्या फाइंड आउट करना है, CL सेंट्रल लाइन मध्य रेखा ही निकालना है। जो सिंपल सी बात है, NP बार होता है, क्या होता है, NP बार होता है। फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, n और p बार का दोनों हमारे पास वैल्यू, n बराबर 200 है और p बराबर 0.02 है। बस दोनों का क्या करना है, हमको मल्टीप्लीकेशन ही करना है, जिससे हमारा आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा, एग्जैक्ट होगा 4। ये हमारा मध्य रेखा, हमारा सेंट्रल लाइन NP बार का हो जाएगा, NP आलेख का। आई होप आपको क्लियर हो। थोड़ा बहुत मैं स्पीड में समझा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा सम्स है, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना, इसके लिए आप 1 से 2 बार अगेन जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 6। अब यहाँ पे भी अगेन उसी चैप्टर का है, यहाँ पे सी चार्ट का रिगार्डिंग है। सी चार्ट के अंदर हमको UCL और LCL पूछना है, मांगा गया।
आपको दोनों ईयर में 3 से 4 सम्स रिपीट मिलेंगे और 4 से 5 सम अगर पेपर के कर लोगे तो मोस्ट ऑफ रिपीट ही होते हैं। यूसीएल और एलसीएल मांगा गया है जिसमें हमको एक वैल्यू देखे रखी है, सेंट्रल लाइन देखे रखा। क्या देखे रखा है? सेंट्रल लाइन मध्य रेखा देखे रखा है 16 है। अब ये ओनली मध्य रेखा ही क्यों देता है कि उसी के थ्रू हमारा आंसर आ जाता है। नंबर 6 हमको दिया गया है, याद रखिएगा, मध्य रेखा का आंसर दिया गया है, सेंट्रल लाइन का आंसर दिया गया है, वो है हमारा 16 है। और हमको फाइंड आउट करना है तीनों तीन रेखा समझिए हमारा, समझिए CL, UCL और LCL, ठीक। गुजराती वाले भी ऐसा लिख ही सकते। अब देखिए वैल्यू समझिएगा, ये सेंट्रल लाइन को जो है ना हम इंडिकेट करते हैं C बार। C बार सेंट्रल लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? C बार हमारा होता है जिसमें ऑलरेडी हमको आंसर देखे रखा हुआ है 16, सेंट्रल हो गया। अब UCL और LCL का फॉर्मूला समझिएगा, तो यहाँ पर है C बार प्लस यहाँ पर 3 आता है और हमारा अंडर रूट में आता है C बार। वही LCL में क्या होता है? वही फॉर्मूला आता है, जस्ट यहाँ माइनस का साइन आता है। क्या आता है? जस्ट माइनस का साइन आता है, बाकी वही फॉर्मूला हमारा होता है जिसमें C बार की ही वैल्यू चाहिए। और C बार की वैल्यू हमको देके रखी है, कितनी देके रखी है? 16 देके रखी है। C बार मतलब वही सेंट्रल लाइन जो दिया गया है, क्योंकि सेंट्रल लाइन बराबर C बार ही होता है। अब ये 16 हमारा यूज़ हो जाएगा, C बार की जगह रखेंगे हम 16, तो ऑटोमेटिक हमारी दूसरी सेंट्रल लाइन फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर 16 ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ पे रूट निकालेंगे तो 4 आएगा, 4 इंटू में 3 कीजिए तो 12 आएगा, टोटल 48 हो जाएगा UCL, अपर कंट्रोल लाइन। वही लोअर के लिए बात करें तो वही फॉर्मूला है, जस्ट साइन क्या हो जाता है? माइनस का हो जाता है, मतलब वही आएगी, वैल्यू भी वही आएगी, जस्ट माइनस के साथ आने वाली है और हमारा माइनस करके आएगा 4। तो ये हमारा UCL और ये हमारा LCL और ये सेंट्रल लाइन हमें दे के रखा ही था। आई होप भी आपको समझ में आया होगा। मैं थोड़ा बहुत स्पीड में समझा रहा हूँ बट आपको नॉर्मल आता रहेगा। आगे बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अगर समझ में ना आए तो 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, बाकी कोशिश रहेंगी एक बार में आप समझ पाए। नंबर 7 में देखिए, अब हमको यहाँ क्या मांगा गया, वाक्य को कंप्लीट रीड कीजिएगा। हमको P' का आंसर दिया और ये अल्फा का मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए इस चैप्टर के अंदर। ये अल्फा मतलब होता है उत्पादक नु जोखम, ठीक है। आप वर्ड से वाकिफ हो रहे होंगे। प्रोड्यूसर रिस्क दिया गया है और फाइंड आउट करना प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकारनीय संभावना, मतलब संभावना निकालने। संभावना मतलब क्या होता है? P हमको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, ये अल्फा हमें दे के रखा हुआ है। सम्स में ध्यान रखिएगा, अल्फा की वैल्यू दी है 0.08, ये इसका मतलब होता है प्रोड्यूसर रिस्क। क्या होता है? प्रोड्यूसर रिस्क होता है, इसका मतलब उत्पादक नु जोखम। ये सिंबल से आप वाकिफ जरूर होने चाहिए। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अल्फा बराबर क्या था? 1 माइनस PA होता है। अल्फा कब निकलता है? जब PA निकलने के बाद 1 में से माइनस करते तब अल्फा की वैल्यू हमारे पास आती है, राइट। तो अल्फा हमें दे के रखा 0.08 और 1 माइनस किया PA और ये PA हमको फाइंड आउट करना है, तो इजीली हमारा काम हो जाएगा। माइनस का आएगा इस साइड प्लस में, ठीक है, और प्लस की वैल्यू उस साइड जाएगी माइनस में, तो ऑटोमेटिक हम माइनस करेंगे 1 में से 0.08 तो 0.92 निकल के आएगा। ये हमारा हो गया PA, मतलब ये प्रोबेबिलिटी हमारी फाइंड आउट हो गई जो हमें समझ में मांगा गया था। आई होप क्लियर हुआ। जस्ट इस सिंबल से आप वाकिफ होने चाहिए। आगे बढ़ते नेक्स्ट, अगेन देखिएगा नंबर 8, ये अगेन थियरी बोला गया, समझिएगा। जो एवरेज सैंपल नंबर है, श्रेष्ठ निर्देश संख्या थे, समझाओ लिखा है, ठीक है। एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया, तो मैं बुक से अगेन दिखाना चाहूँगा ये टॉपिक का है। ये सब थियरी मैंने लॉन्ग थियरी के रूप में आपको पढ़ने के लिए बोला था, उसमें से ही 2-2 मार्क की थियरी निकलती है। तो ये हमारा है यहाँ पर ASN, जिसको हम सिंबल में इंडिकेट करते हैं, यहाँ पर ये आपको लिख देना है। थोड़ा बहुत इसकी जो व्याख्या है, डेफिनेशन है, वो लिखोगे 2 मार्क हमारा रेडी हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की ओर। अब देखिए अगेन नंबर देखिएगा 9 के अंदर हमें क्या मांगा गया, वही चार्ट चैप्टर वाला है, कंट्रोल लिमिट मांगा गया, नियंत्रण सीमा। कौन से चार्ट की? P। मैंने बोला था हर एक 5 चार्ट के आपको कंट्रोल लिमिट, नियंत्रण सीमा आपको याद होनी चाहिए, जिससे क्या कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेता है, कई बार हमारे सम्स में भी यूज़ हो पाती है। तो P चार्ट का आप जानते भी होंगे, इसलिए मैं फटाफट राइट डाउन कर देता हूँ। हमारा जो P आलेख है, P चार्ट है, उसकी कंट्रोल लाइन जो है वो क्या होती है। तो तीनों लिखना हमको, एक तो सेंट्रल लाइन, एक हमारा अपर कंट्रोल लाइन और ये हमारा LCL लोअर कंट्रोल लाइन। तो सेंट्रल लाइन मतलब होता है P बार। जस्ट P बार को बता दीजिए कि कैसे फाइंड आउट होता है। सिग्मा P के अपन में M आता है, बाकी आप डायरेक्ट बाकी सब लिख सकते हो। P बार प्लस 3, यहाँ पे अंडर रूट में हमारा P बार, कौनस में आता है 1 माइनस P बार, अपन में यहाँ पर N होता है। वही टॉपिक यहाँ रिपीट होता है, आपको पता है ये मोस्ट ऑफ, जस्ट साइन चेंज हो जाता है। प्लस का क्या हो जाता है, लोअर में माइनस का साइन हो जाता है।
बाकी सेम टू सेम फॉर्मूला था। ये लिखा, मेरे 2 मार्क हो गए रेडी। आई होप क्लियर हुआ। आगे लास्ट जो पूछा गया 10 नंबर, अगेन समझिएगा थियोरिकल टॉपिक है पर ये रिपीट हुआ है दोनों साल। देखिएगा 2022 में भी पूछा गया। विच प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन, पी ए। ठीक है, जब प्रोबेबिलिटी एक्सेप्टेशन होती है, जब प्रोबेबिलिटी एक्सेप्ट की जाती है, तब कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है? पीए शोधवा माटे कया संभावना वितरण उपयोग કરવામાં આવે છે? तो तीन संभावना वितरण जो हमारे इस चैप्टर में है आपको पता ही है। ठीक है, तीन यूज होते हैं। जैसे कि हमारा पॉइजन, जो पॉइजन वितरण है, जो आपने सुना ही होगा, इसका यूज भी किया ये चैप्टर में। उसके बाद हमारा सेकंड है अति गुणोत्तर वितरण। तीन गुणोत्तर आते हैं, एक तो पॉइजन, फिर हमारा अति गुणोत्तर और तीसरा आता है द्विपदी। तीनों का हम यूज़ कर सकते हैं जब जो पीए होता है वो एक्सेप्टेबल होता है। तब इंग्लिश में आप समझ गए होंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों का हम यूज़ कर सकते हैं जब जो पीए होता है वो हमारा कैसा होता है? एक्सेप्टेबल होता है, स्वीकृत संभावना होती है तब। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर हमारे फर्स्ट 2023 के जो क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पर क्लियर किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब 2022 में जो पूछे गए शॉर्ट क्वेश्चन, अब उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। जहाँ पर इस साल में 14 जितने सम्स पूछे गए थे, आप देखेंगे कि 2023 से इसमें 3-4 आपको रिपीट जरूर देखने को मिलेंगे। और 14 दिए मतलब एक चैप्टर के 2 से 3 सम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो है हमें फर्स्ट चैप्टर से पूछा गया, जहाँ पर ओनली हमें इंटीग्रेशन, संकलन ही करना है। बस 2 टॉपिक दिए गए, 2 विधेय दिए गए। तो यहाँ पर मैंने पहले से राइट डाउन किया हुआ है, आप देख रहे होंगे। fx बराबर एक तो हमें 2 दिया गया है और एक fx बराबर e⁻x दिया गया। तो आपको रूल्स पता होना चाहिए संकलन का, इंटीग्रेशन का, बाकी नॉर्मल है। तो यहाँ पर संकलन करेंगे 2 का, तो यहाँ पर एक भी x की पावर नहीं है। तो जहाँ पर ओनली डिजिट होता है वहाँ पर एक x हम क्या कर देते, ऐड कर देते। तो 2 का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा इसकी इंटीग्रेशन का संकलन। और साथ में हम कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ इसे क्या कर देते, क्लोज कर देते हैं। इसी साथ हमको सेकंड बोला गया e⁻x दिया गया। तो इसका जब हम संकलन करेंगे तो e⁻x तो आएगा ही। अगर x का कोई वैल्यू होती आगे 2, 3, 4 तो वो अपॉन में आ जाती, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो ओनली e⁻x ही आएगा। इसका इंटीग्रेशन हमारा हो चुका है। बस इसको भी कांस्टेंट वैल्यू के साथ क्या कर दिया, हमने क्लोज कर दिया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में इसका चैप्टर का सेकंड टॉपिक पूछा गया, जो हमारा नियत संकलन होता है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो पूछा गया। तो सम्स कुछ इस तरह से हमें बताया गया। यहाँ समेशन, यहाँ पे वैल्यू दी गई है हमें 15 और यहाँ पे दिया गया है 12 और लिखा गया है 5x। तो सबसे पहले हमको क्या, इसी तरह इंटीग्रेशन सबसे पहले करना रहता है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आपको पता ही है, हमको जस्ट x की पावर इंक्रीज करना रहता है। तो यहाँ पर x की 1 पावर है तो क्या हो जाएगा 5x, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। और जो पावर होती है वही क्या आ जाती है, हमारे डिवाइड में आ जाती है। ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया, संकलन हमारा हो चुका है। लेकिन यहाँ पर नियत संकलन मांगा गया, तो क्या करना है, जो वैल्यू बोला ये हमारा a और ये हमारा b होता है। अब वो इस फंक्शन में हमको वैल्यू रखना रहता है और दोनों के बीच का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना रहता है। एक बार 15 रख के जो मिलेगा वैल्यू और हमें एक बार 12 रख के मिलेगा, मतलब a - b है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर जहाँ पर x है उसकी जगह हम वैल्यू रख देंगे 15। एक बार क्या रख देंगे, 15 रख देंगे। x की जगह क्या रखा 15, इसका स्क्वायर ऐसा का ऐसा अपॉन में 2। ये हमने 15 रख के सॉल्व किया। माइनस इसी तरह ये b की वैल्यू समझिए 12 दी गई, तो अब इसमें x की वैल्यू क्या रख देना है, आपको 12 रख देना है। 5x की जगह आएगा 12, उसका स्क्वायर अपॉन में 2। आई होप ये आपको नियत संकलन पता ही होगा। जस्ट पहले इंटीग्रेशन संकलन कर देना, उसका जो वैल्यू दी है वो हमें 2 बार रख देनी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 15 आप क्या करोगे, उसका स्क्वायर करोगे, तो लिख के बता देता हूँ, और इंटू में 5 भी कर दीजिएगा तो हमारा आ जाएगा 1125 अपॉन में 2 ऐसा का ऐसा। इसी तरह यहाँ पे भी 12 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसका इंटू हम 5 से करेंगे, सो 720 अपॉन में 2 ऐसा कैसा। अगर आपको पॉइंट में लाना है तो यहीं पे आप डिवाइड कर लीजिए और फिर माइनस कर लीजिए, तो भी आपका आंसर राइट ही रहेगा। लेकिन पॉइंट में नहीं लाना है, क्योंकि नीचे जो एलसीएम है वो इक्वल ही है, इक्वल मतलब 2 ही है। तो आपको एक साथ में डिवाइड में 2 लिख देना है और जो दोनों वैल्यू है वो डायरेक्ट आपको माइनस कर देनी है, क्योंकि हमारा एलसीएम क्या है यहाँ पर इक्वल है, इसके लिए वरना आप पॉइंट में सॉल्व कर सकते हो। तो माइनस करके आएगा 405 अपॉन में वही 2, और लास्ट में आपको पॉइंट में करना तो कर दीजिए 202.5 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आएगा। इंटीग्रेशन के अंदर आप याद रहेगा जो नियत संकलन होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें लास्ट में फाइनल में वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी। अब अपॉन में भी लिख सकते हो और डिवाइड में भी लिख सकते हो। आई होप भी आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स। अगेन तीसरा भी इसी चैप्टर का, जैसे मैंने कहा 14 सम्स पूछे गए थे तो 2-3 सम्स एक चैप्टर में से निकलते हैं।
अगेन ये सेम रिपीट हुआ। देखिए अभी पिछले वाले ईयर में पूछा गया था 2023 में, हमें टोटल रेवेन्यू वही कुल आमदनी का विधेय फाइंड आउट करना है, जहाँ पर दिया गया 10 + 3x की स्क्वायर दिया गया। ठीक है, मैंने लिखा, आप समझ रहे होंगे। MR मतलब हमारा वही मार्जिनल रेवेन्यू, हमारे आवक का विधेय दिया गया है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। थर्ड हमें दिया गया MR = 10 + 3x की स्क्वायर दिया गया है। अब इसको हमें फाइंड आउट करना है, टोटल रेवेन्यू, कुल आवक या कुल आमदनी का विधेय हमें निकालना है। तो आप समझ गए होंगे, जस्ट हमें इंटीग्रेशन इसका करना है, जिसके लिए सिंपल सी बात है, x की पावर हमें इंक्रीज करनी है। 10 है तो यहाँ पर 10 के साथ एक x ऐड हो जाएगा, +3, x की 2 पावर है तो +1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और वही पावर क्या आ जाएगी अपन में। यहाँ पावर 1 है, 1 अपन में लिखो ना लिखो हमारी एक ही बात है। अब क्या हो सकता है, यहाँ पर जस्ट कुछ कट हो रहा है तो हमें कट करना है। तो यहाँ पे 3 से 3 क्या हो रहा है, कट हो रहा है। तो 10x + 3 से 3 कट हो गया, तो 1 लिखो आगे ना लिखो एक ही बात है, x की पावर 3। तो यहाँ पर ये सम्स हमारा कंप्लीट हो गया। बस कांस्टेंट वैल्यू के साथ इसे हम क्लोज कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा फंक्शन टोटल रेवेन्यू कुल आमदनी नो विधेय। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, जस्ट रिपीट ही हुआ है। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की ओर। एंटर वीडियो देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट सम्स है। इसके अंदर बुक के सम्स सॉल्व करें तो इजीली आपकी प्रैक्टिस डबल हो जाने वाली, इसलिए बुक के सम्स भी जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 4। अब पॉइजन का सम्स है। देखिए आपको रिपीट दिख रहा होगा, हमको P0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, P0 की वैल्यू निकालनी है पॉइजन वितरण का उपयोग करके। तो नॉर्मल है, फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। बोलेगा यहाँ पे x नहीं दिया, m नहीं दिया, तो भी आ जाएगा। देखिए हमें जस्ट P0 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो नॉर्मल हमारा Px करके फॉर्मूला राइट डाउन कर लीजिए पॉइजन का, e⁻m m⁻x और अपन में x फैक्टोरियल। हमारे x की वैल्यू 0 तो है ना यहाँ पर, तो जस्ट x की वैल्यू 0 राइट डाउन कर लीजिए। हर एक फंक्शन में, इस फॉर्मूले में x की वैल्यू 0 राइट डाउन कर दीजिए। जहाँ x है वहाँ पे हमारा 0 आ गया। ठीक है, थोड़ा स्पीड में समझा, इसलिए बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो रही होगी। यहाँ पर 0 होने की वजह से इन दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा। आप लोग को पता ही है, 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, बट लिख के बता दीजिएगा। 1 से 1 कट हो गया, जस्ट e⁻m ही हमारा बचेगा, और ये हमारा डायरेक्ट P0 की वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पर ये सम्स कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। 0 वैल्यू आती है तो डायरेक्ट e⁻m ही हमारा आंसर आता है। याद रखिएगा, हमें से कुछ चीज़ फिक्स याद रख लेने की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगेन हमें पॉइजन से पूछा गया, थोड़ा कैलकुलेशन लॉन्ग है इसमें, समझिएगा। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 पूछा गया। बुक में देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 11 मिलेगा, सेम टू सेम वैल्यू के साथ पूछा गया। यहाँ में पैरामीटर प्राचल निकाला। पैरामीटर मतलब इसका m ही निकाला, मध्यक जो मीन होता है। बट ये इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। 3 और यहाँ p की वैल्यू दी गई 2 और इक्वल करके p की वैल्यू दी गई 4। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू देना तो दे सकता था। तो समझिएगा सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा। एंटर देना, ये थोड़ा लॉन्ग सम्स है। नंबर 5 3, यहाँ समझिए p की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 है, और यहाँ पर p की वैल्यू दी गई है 4 दी गई, और हमें फाइंड आउट करना है प्राचल, पैरामीटर मतलब हमारा मध्यक m फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है जो पॉइजन का है। बस यहाँ पे x की वैल्यू 2 आप रख के सॉल्व करना है। तो मैं डायरेक्ट x की वैल्यू 2 लिख दूंगा तो भी चलेगा, इतना तो आपको आता ही होगा। m की पावर x, x बराबर 2। यहाँ P2 को हम सॉल्व कर रहे हैं, अपन में 2 फैक्टोरियल, x की जगह क्या आ गया, 2 आ गया। क्लियर हुआ। इक्वल करके वही का भी फॉर्मूले में जस्ट x की वैल्यू क्या रख रहे हैं, हम 4 रख रहे हैं। थोड़ा मैं शॉर्टकट कर, आप समझ पा रहे होंगे। m की पावर x, x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अपन में 4 फैक्टोरियल। बस पहले फैक्टोरियल को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और साथ साथ में समझिए e की m कट हो जाएगा, दोनों इज इक्वल है। किसी का अपन में लाएंगे तो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएगा। तो e की m यहाँ से कट हो गया। यहाँ पर ऊपर 3 वैल्यू बचेगा और यहाँ पर m की 2 बचेगा। 2 फैक्टोरियल को सॉल्व कीजिए। फैक्टोरियल मतलब पीछे 1 तक जाना रहता है, 2 × 1 तो हमारे पास 2 आएगा। इक्वल करके वैसे e की m तो हमारा कट हो चुका है। यहाँ पे m की 4 पावर बचेगी। अपन में 4 फैक्टोरियल मतलब 4 3 2 1, पीछे 1 तक आपको जाना है फैक्टोरियल सॉल्व करने के लिए हमेशा। तो 4 × 3 12, 12 × 2 कितना हो गया हमारा, 24 हो गया। अब क्या करना है, m को m के पास ले जाओ, संख्या को संख्या के पास ले जाओ। बट m की जहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू है ना उसको वहीं रखो, दूसरी वैल्यू को उसके अपन में ले जाओ, बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ m की 4 यहाँ हाईएस्ट है तो अपन में m की 2 ले आएंगे और 24 को यहाँ पे लाएंगे। ये अपन में तो यहाँ इंटू में आ जाएगा, 3 × 24 अपन में 2, समझ गए। और यहाँ पर m की 4 पावर ऐसा का ऐसा यहाँ पे अपन में आ जाएगा m की 2 पावर। आइए भी आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब हमारा सम्स हो चुका है सॉल्व। 3 × 24 कीजिए और डिवाइड में क्या कीजिए, 2 कीजिए, तो आपको डायरेक्ट समझ में आएगा 36 हमारा निकल के आएगा। ऊपर m की 2 पावर है, नीचे m की 2 ऊपर 4 पावर है। फटाफट बोलने की वजह से थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो रही है। m की ऊपर 4 पावर है और नीचे m की 2 पावर है। तो डिवाइड में हमेशा पावर क्या होती है, माइनस होती है। सेम हो तो वहाँ माइनस होती है। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो m की 2 पावर हमारी बचेगी। बट हमको प्राचल मतलब m निकालना है,
तो ये स्क्वायर होने की वजह से इसका क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो 36 का हमारा 6 हो जाएगा, तो m बराबर क्या आया हमारा 6 आ जाएगा। ये हुआ हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा स्पीड में समझाया तो एक बार अगेन जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की ओर। एंटर करना 14 के 14 इंपॉर्टेंट सम्स है। अगेन ये पोजीशन का ही पूछा गया है। इसमें देखिएगा लॉन्ग सम्स की तरह इसको बना के पूछा जा सकता है, बट यहाँ पे 2 मार्क में इन्वॉल्व किया। मीन मध्यक हमें दिया हुआ है, मतलब m की वैल्यू हमें दे के रखी है और फाइंड आउट करना है p ऑफ x लेस देन इक्वल 1 निकालना है। समझिएगा यहाँ पर ये भी लॉन्ग सम्स है बोला जा सकता है, बट ईजी ये होता है। हमें m की वैल्यू दे के रखी है, वो है हमारे पास 4। फाइंड आउट करना है p x लेस देन इक्वल 1 हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें x की कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो आपको पता होनी चाहिए। तो बहुत सिंपल सा है, लेस देन का साइन आप समझते हैं, उससे कम। नीचे इक्वल लिखा मतलब उसको भी इन्वॉल्व करना है, एक और एक से कम, समझिए 1 और लेस देन 1। तो हमको P0 और P1 ये 2 वैल्यू को निकालना, दोनों को प्लस कर लेना। समझ गए, लेस देन 1, 1 और लेस देन 1, तो 1 और लेस देन 1 क्या हुआ 0। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। तो वही पोजीशन का फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट x की वैल्यू रख दूंगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कितनी वैल्यू दी गई है समझिएगा, 0 दी गई है। तो यहाँ पर एक बार m की वैल्यू भी लिखना है। m की वैल्यू कितना हमारे पास 4 है, तो m की वैल्यू यहाँ पे 4 लिखते हुए चलेंगे हम। तो m की वैल्यू 4, पावर हो गया 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगेन अब x की जगह हमारा 1 रहेगा, m की जगह वही हमारा 4 है, क्योंकि हमको मध्यक मीन दिया गया है। m हमारा ये हो गया 4, पावर x बराबर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल। फॉर्मूला नहीं लिखा इसलिए थोड़ा बहुत आप समझ पा रहे होंगे। e की पावर 4 है हमारा, ठीक है। ये इसका आंसर हमें सम्स में दिया गया होगा ही, वरना सॉल्व नहीं हो पाएगा। देखिए e की पावर 4 की वैल्यू देख के रखिए 0.0183, तो 0.0183 दिया, और जिसकी पावर 0 होती है उसका आंसर 1, 0 फैक्टोरियल का आंसर 1। सेम टू सेम e की पावर 4 का वही आंसर आएगा जो हमें दिया गया 0.0183। 4 का 1 टाइम करें तो क्या आएगा 4 ही आएगा, 1 फैक्टोरियल का आंसर 1 ही आएगा। इसका पूरे का आंसर इंटू में 1 और डिवाइड में 1 करके वही आएगा हमें, ठीक है। यहाँ पर 4 का इंटू हो जाएगा तो थोड़ी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो 4 का इंटू करेंगे 0.0732 मिलेगा। दोनों का क्या करना है प्लस कर देना है 0.0915, ये हमारा आंसर हो गया लेस देन 1, x लेस देन इक्वल 1 का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा मैंने डायरेक्ट लिखा है, m की वैल्यू 4 आपको समझ में आई होगी, ना समझ में तो एक बार जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की ओर। हमारा नंबर 7 अगेन उसी चैप्टर का सम्स है, हाइपोजियोमेट्रिक अति गुणोत्तर। इस बार हमको पिछले वाले सम्स में वेरिएंस मांगा था, विचरण, पर इस बार हमको देखिएगा मीन दे के रखा हुआ है, हमको आर निकालना है, कुछ अलग है। मीन वाला है टॉपिक, मध्यक का टॉपिक है, मध्यक का आंसर दे के रखा हुआ है। तो समझिए पहले जो वैल्यू दी है वो मैं राइट डाउन कर देता हूँ। एक हमें दिया है m प्लस n बराबर 100 दिया है, देख रहे होंगे m प्लस n बराबर 100, जहाँ पर m की वैल्यू हमें बताई गई है 2, और साथ साथ में मध्यक मीन का आंसर दे के रखा हुआ है। मीन मध्य का आंसर दे के रखा हुआ है 0.4। हमको फाइंड आउट क्या करना है, आर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, आर फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला किसका लगाएंगे, मीन का, क्योंकि मीन की वैल्यू दी है ना। तो इस हाइपोजियोमेट्रिक के अंदर, अति गुणोत्तर के अंदर मध्यक मीन का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, जो होता है m इंटू में आर, एम आर अपन में होता है m प्लस n। ये थोड़ा छोटा होता है, विचरण का थोड़ा बड़ा होता है। यहाँ पर मीन का आंसर हमें दे के रखा है 0.4, तो वो हम पहले राइट डाउन कर देंगे। उसके बाद देखिएगा m और r, तो आप m बराबर 2 हमें डायरेक्ट दे के रखा हुआ है, तो यहाँ से m की वैल्यू 2 आ जाएगी। इंटू में r, ऐसा कैसा, क्योंकि r तो हमें फाइंड आउट करना है। अपन में m प्लस n, तो डायरेक्ट दे के रखा हुआ है, प्लस करके ही m और n का टोटल कितना हो रहा है 100 हो रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम 100 राइट डाउन कर देंगे। अब r को यहाँ पे रहने देंगे, बाकी दोनों वैल्यू के इक्वल को इस साइड लेके आएंगे, तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये डिवाइड में है तो यहाँ पर इंटू में हो जाएगा, ये इंटू में तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो r की वैल्यू हमारे फाइंड आउट हो जाएगी। इसमें इंटू कीजिए और इसका डिवाइड कीजिए, तो हमें जो r की वैल्यू मिलेगी वो आ जाएगा एग्जैक्ट 20 आ जाएगा। आई भी आपको समझ में आएगा फॉर्मूले में कैसे वैल्यू रखी और कैसे हमने आंसर लाया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की ओर। एंटर देखिए, सारे इंपॉर्टेंट सम्स हैं। अब नंबर 8 में देखिएगा, यहाँ पर एक थियरिकल टॉपिक है जो मैं आपको लॉन्ग थियरी में पढ़ने के लिए बोलते हैं, इसलिए लॉन्ग थियरी जब पढ़ते हैं तो 2 मार्क के इसमें भी आपका सॉल्व हो जाता है। आपको विच 2 टाइप ऑफ वेरिएंस आर दियर इन क्वालिटी कंट्रोल, जो क्वालिटी कंट्रोल में 2 टाइप के जो वेरिएंस है वो कौन से वो बताने। कया बे कारणों ने લીધે થાય છે गुणवत्ता नियंत्रण में चलन मतलब जो चेंजेस होते हैं वो किस वजह से होते हैं। तो इस चैप्टर का हमारा पास देखिएगा
मैं आपको बताना चाहूँगा थियरी कहाँ पर है जिससे आप उसको और अच्छे से पढ़ पाए। तो हमारी जो थियरी है यहाँ पर, जो मैंने लॉन्ग थ्योरी में आपको पढ़ने के लिए बोलता हूँ स्टार्टिंग के अंदर ही, ये जो गुणवत्ता चलन जिसमें जिस कारण से इन दो कारण से हमारा चेंजेस होता है, तो ये दो खाली लिखना, नाम ही लिखना, अंदर डिटेल में समझाना नहीं, जस्ट इन दो वेरिएंस का, इन दो चलन का आपको नाम लिखना, एक तो आकस्मिक के रूप में, एक निर्देशित सकाय उसके रूप में। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ। जस्ट मैंने आपको बुक से बता दिया कि आपको कहाँ से पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, जो सम्स होगा मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, थियरी आपको बुक से बता दूंगा। नंबर 9 आलेख वाले ही है, अगेन समझिएगा, जो हमारे पिछले में पूछा गया था सेम रिपीट हुआ है। सी चार्ट की बात है यहाँ पर। CL हमको दे के रखा हुआ है, ठीक है, सेंट्रल लाइन मध्य रेखा हमको दिया हुआ है, और उसी का UCL LCL निकालना है। वैसे तो आप कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं दिखाना चाहूँगा जिससे आपको और बेटर तरीके से समझ में आ सके। क्वेश्चन नंबर हमारा इसके आगे 9 आप नंबर दीजिएगा, मुझे नंबर याद ना रहा इसलिए। CL बराबर दे के रखा है 25, क्लियर। CL की वैल्यू हमको दे के रखी हुई है। अब CL दिया, आपको पता होना चाहिए कि CL का फॉर्मूला क्या होता है। CL बराबर होता है C बार बराबर 25। बाकी हमारा UCL और LCL निकल के आ जाएगा, क्योंकि UCL का फॉर्मूला होता है C बार प्लस 3 अंडर रूट में C बार। तो आंसर निकाले थे, C बार हमारा 25 है, क्योंकि CL बराबर CA बार होता है। सेंट्रल लाइन मध्य रेखा बराबर C बार ही होता है, ये आपको सब आइडेंटिफाई होना चाहिए। बाकी हमारा आंसर नॉर्मली आ जाता है। यहाँ पर भी C बार का 25, अब नॉर्मल है, 25 का हम रूट निकालें तो 5, और 5 इंटू में 3 करेंगे तो 15, और प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14। क्लियर हुआ। इसी तरह यहाँ पर दिखा दूंगा LCL, वही फॉर्मूला लगेगा, जस्ट माइनस का साइन हमारा बीच में आ जाएगा। तो वैल्यू डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, C बार का 25 है, C बार रख के माइनस इंटू करके निकालेंगे तो 15 ही हमारा आने वाला है, और माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो ये हो गया 10 और ये 40, और CL तो देखे रखा ही था। आइए भी आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की ओर। अब गिने चिन्ह 2-3 ही सम्स बाकी है, बट इंपॉर्टेंट है, लास्ट चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स को ज़्यादा कंफ्यूजन होती है शॉर्ट सम्स के अंदर। अभी आलेख के अंदर देखिए डिफरेंस मांगा गया, P और NP के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर मांगा गया है, जो मैं आपको बुक से अगेन दिखाना चाहूँगा कि कहाँ पर है। ठीक है, P और NP जो दोनों चार्ट है उसके बीच का डिफरेंस, जहाँ पर 2 पॉइंट आप दिखा दोगे तो भी चलेगा, कि 2 मार्क का ना, तो आपको 2 पॉइंट लिख देना। यहाँ पे टोटल 2 ही दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इस थियरी का आंसर। आगे बढ़ते हैं, हमारा नंबर 11, ये रिपीट हुआ है अभी 2023 में हमारे पास था ही, कि स्वीकृति संभावना जो P होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए कया संभावना वितरण उपयोग कर शकाय छे। ठीक है, विच प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूजफुल कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, एल पी है। तो अभी हमने यहाँ पे सेकंड वाले में जो सॉल्व किया था, तीनों के तीनों हम यूज़ कर सकते हैं। आप जानते ही है, पॉइजन, अतिगुणोत्तर और द्विपदी, पॉइजन, हाइपोजियोमेट्रिक और हमारा बाइनोमियल। ठीक है, अभी क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अगेन दोबारा लिख नहीं रहा हूँ, आपको पता चल गया होगा। उसके बाद का सम्स देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया गया नंबर 12 में थियरिकल टाइप का, बट आपको आना चाहिए कि जो AOQ होता है उसमें हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। ग्राफ जब हम सॉल्व करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है उसको हम क्या बोलते हैं। AOQ वक्र के अंदर सौથી महत्तम कीमत મળે તેને શું કહેવાય? तो सिंपल सा उसको हम नाम देते हैं AOQL। अब इसको फुल फॉर्म में लिखना तो लिख सकते हैं इंग्लिश वाले, और गुजराती वाले भी अपनी गुजराती में लिख सकते हैं। A फॉर होता है एवरेज, O फॉर होता है आउटगोइंग, और Q फॉर होता है क्वालिटी, L फॉर होता है लिमिट। पीछे सिर्फ L ऐड हो गया, आप समझ गए होंगे। लिमिट जो हमारा AOQ का जो है ग्राफ, उसमें लास्ट में L ऐड हो जाता है, उसकी लिमिट सीमा आ जाती है। गुजराती में समझ गए होंगे, हमारा जो सरेराश निर्गम गुणवत्ता सीमा, ये बोलते हैं हम लोग इस ग्राफ में जो हमारा हाईएस्ट वैल्यू आता है वो। क्लियर हुआ होगा आपको। नंबर बढ़ते हैं 13 की ओर। 13 के अंदर अब समझिएगा, यहाँ पर हमें PA फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, पूरा सॉल्यूशन मांगा गया। हमें सैम्पलिंग प्लान, निर्देश योजना दिया गया, तीनों वैल्यू आप जानते ही है। ये हमारा होता है कैपिटल N, स्मॉल n, और ये हमारा D बराबर 0। मोस्ट ऑफ 2 मार्क का तो 0 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया होगा। चलिए सॉल्यूशन करते। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल N की वैल्यू है हमारे पास 1500, स्मॉल n की वैल्यू है 150, और हमें D से इंडिकेट करता हूँ, C से भी किया जा सकता है। और पहले से हमको एक आंसर दे के रखा है, NP डैश बराबर 2 दिया हुआ है, क्योंकि डिफेक्टिव का आंसर नहीं दिया गया। P डैश ना देकर डायरेक्ट NP डैश का ही आंसर दे रखा है, जो हमारे पास 2 है। अब हमको PA फाइंड आउट करना है। अब इसमें कौन सा गुणोत्तर हमें यूज़ करेंगे, तो इसमें पॉइजन यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ कैपिटल N पे फोकस कीजिए, 200 से ज़्यादा है। 200 से ज़्यादा होता है तो हम किसके थ्रू आंसर निकालते हैं प्रोबेबिलिटी का? पॉइजन के थ्रू हम आंसर लाते हैं। ठीक है, तो पॉइजन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो फॉर्मूला बहुत बेसिक है, जो फर्स्ट चैप्टर में पॉइजन वाला उसी की जैसा ही है। जैसे यहाँ पे NP डैश लिखना होता है,
ठीक है। एन पी डैश इसकी पावर एक्स की जगह क्या लिखते हैं, डी अपॉन में डी फैक्टोरियल। ओनली हमको जीरो के लिए निकालना है, किसके लिए, ओनली जीरो के लिए निकालना है। तो सिंपल सा हमारा हल हो जाएगा। एन पी हमारा कितना है 2, जो डायरेक्ट हमें दिया गया सम्स के अंदर। एन पी बराबर 2, डी बराबर क्या है हमारा 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल। अब 0 का तो आपको पता ही है, कोई वैल्यू होती नहीं है, मतलब 1 होता है, ओनली 1 राइट डाउन कर सकते हो। यहाँ e⁻² मिल रहा है, तो e⁻² का आंसर हमें दे के रखा ही होगा। कितना दिया उसकी वैल्यू 0.1353, तो उसका डायरेक्ट आंसर समझिए 0.1353 आंसर हो जाएगा पी ए बराबर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सम्स की ओर बढ़ते हो, लास्ट सम है नंबर 14। बुक के सम्स है, मैं चाहो तो बुक में से एक सम्स आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन टाइम ज़्यादा जाएगा, बाकी बुक में आपको मिल ही जाएंगे। ATI निकालना है, जो हमारा ATI आपको फॉर्मूला जस्ट आता है तो ऑलरेडी हमारा सम्स हो जाता है। ये हमारा कैपिटल N की वैल्यू दी, एक बार मैं लिख के बताना चाहूँगा। कैपिटल N दिया गया 1000, स्मॉल n दिया गया 100, और D या C बोलो दिया गया हमारा 0 दिया गया, और साथ में समझे PA की वैल्यू दी है। संभावना हमारे पास होनी ही चाहिए, शॉर्ट सम है इसलिए संभावना दी गई है, लॉन्ग सम्स में हमको संभावना निकालनी पड़ती है। PA बराबर दिया 0.6065 दिया गया। ये बुक का ही सम से सेम इट इज। ATI हमें फाइंड आउट करना है, तो उसका बस फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फॉर्मूला आपको पता है, स्मॉल n प्लस इन अ ब्रैकेट कैपिटल N माइनस स्मॉल n सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस PA हमारा होता है। सारी वैल्यू हमारे पास शॉर्ट सम में है। तो स्मॉल n कितना है 100 है, प्लस कैपिटल N कितना है 1000 है, स्मॉल n 100 है, 1 माइनस PA, ये प्रोबेबिलिटी जो हमें दे के रखी हुई है। सॉल्यूशन करना तो पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन हमें करना रहेगा, लास्ट में प्लस करना। यहाँ पे माइनस करेंगे तो 900 आएगा, यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो 0.3935 आएगा। अब क्या करें, इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन कीजिए। कितनी बार सॉल्यूशन करने में स्टेप में स्टूडेंट्स प्रॉब्लम मिस्टेक कर देते हैं, डायरेक्ट पहले प्लस कर देते हैं। तो 900 के साथ इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 354.15। अब 100 प्लस करेंगे लास्ट में 454.15 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा हो गया ATI। आइए भी आपको फॉर्मूले के थ्रू इजीली समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ इसके हमारे 14 हो गए क्लियर, और यहाँ 2023 के भी 10 हमने कर दिए क्लियर। आइए आपको क्लियर समझ में आया होगा। बाय चांस कहीं मैंने इस वीडियो में समझाया, कुछ बोलने में मिस्टेक हुई तो उसको करेक्ट जरूर कीजिएगा और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। इसके बाद आप पिछले ईयर के और कर सकते हो, और बुक में से भी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, जिससे ओवरऑल हमारे इस सब्जेक्ट के शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन 5 में आते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। और ये मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हाईएस्ट मार्क लाने के लिए भी और पास होने के लिए भी। आई होप आज के वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। बोलना चाहूँगा इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो भी न्यूज़ रहती है, लेटेस्ट अपडेट रहता है, वो सबसे पहले वहाँ दिया जाता है। और VG स्टूडेंट एप्लीकेशन आई होप आप सबने डाउनलोड करके रखी होगी, और आपका सेमेस्टर का वहाँ कोर्स अवेलेबल है। बोलना चाहूँगा कोर्स में 100% ज्वाइन होएगा, आपको वहाँ हेल्प मिलेगी और आपके मार्क इंक्रीज जरूर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।